Very good evening, everyone. Am I audible? Okay. Good evening, प्रिंस जी. चलिए, हम लोग अपने सेशन की जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं. और आपको पता है कि हम लोग की जो क्लासेस थी वो कल नहीं चल पाई थी कुछ नेटवर्क इशू की वजह से, और आज आप लोग की जो यूट्यूब क्लासेस थी वो भी नहीं चल पाई थी. लेकिन आप लोग को यहाँ पे मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि एक तारीख से आप लोग की जो भी क्लासेस होंगी, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री की होगी, पॉलिटिक्स की या फिर इकोनॉमिक्स की, वो सभी की सभी क्लासेज होंगी वो मंडे से आप लोगों को चले, सॉरी, एक तारीख से चलने लगेंगी, क्योंकि जो भी टीचर्स आपके हैं वो बीएचयू के हैं, ठीक है. और कुछ जो टीचर आपके हैं वो प्रोफेसर हैं, तो वो लोग छुट्टियों में अपने जो एग्जाम्स हैं वो हो चुके हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं घर पे गए हुए, और उसके बाद जब वो आएंगे तो आप लोग की जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर 5 से 6 क्लास आपकी डेली चलेंगी, ठीक है. तो सभी लोग को मेरी आवाज जा रही है? एक बार यस कर दीजिए. प्रेम जी हैं, अंकिता जी और आंचल जी. चलिए, 3 लोग यहाँ पे हैं. क्लियर है सभी को मेरी आवाज? ओके. यस सर, अंकिता जी बोल रही हैं. ओके, थैंक यू अंकिता जी. 1 मिनट वेट. किसी को कोई भी क्वेश्चन होगा तो तुरंत पूछिएगा, ठीक है. स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? देखिए, कमेंट में नहीं पढ़ पाऊंगा तो सभी लोग एक बार बोल दीजिए कि हाँ स्क्रीन विजिबल है आप लोग को. सर विजुअल है। ओके, थैंक यू फ्रेंड जी. तो चलिए, तो आज हम लोग का जो क्लास होगा वो जियोग्राफी का होगा, और जियोग्राफी हम लोग आज क्लास करेंगे सेकेंड क्लास. और पहले क्लास में हम लोगों ने जो चर्चा किए थे वो हम लोग चर्चा किए थे भारत का जो सामान्य परिचय, यानी कि जैसे क्षेत्रफल हो गया उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, जो एरिया है स्पेशली, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि भारत कहाँ पे एशिया महाद्वीप में, एशिया में कहाँ पे है, किस प्रकार की आकृति है, उसका क्षेत्रफल किस प्रकार का है, और विश्व में कितने क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन पहले नंबर पे देश है, भारत का कौन सा स्थान है, ठीक है. उसके बाद हम लोग केंद्र शासित प्रदेश में आए थे कि वर्तमान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नया बना हुआ है. इन सभी चीजों पर हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे. आई होप आप लोगों को ये सभी चीजें याद होंगी. और आज हम लोग जो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, जो हम लोग का सेकंड क्लास है, वह आप लोग का है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है. किसके बारे में? लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे. देखिए, अक्षांशीय विस्तार जो होता है उसकी सबसे पहले हम लोग जानकारी लेनी है, तो हम लोग मान लेते हैं, सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि हम अपनी पृथ्वी को देखेंगे, ठीक है. चलिए, यहाँ पे देखिए हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, ठीक है. अब ये देखिए हमारी पृथ्वी को हम लोग क्या करेंगे, एक हम मान लेते हैं कि ग्लोब की तरह, क्योंकि हमारी पृथ्वी को हम कहीं भी कोई भी हमें स्थान यानी कि प्लेस डिनोट करना होता है, तो हम अपने जो ग्लोब होता है उसी के माध्यम से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है. तो आपको ग्लोब को दिखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सर्कल बना के देता हूँ. यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं ये अर्थ आपका, ये आपका क्या है, ग्लोब है, ठीक है. अब इस ग्लोब में देखिए किस प्रकार से हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, उत्तरी गोलार्ध क्या है, ठीक है. इन सभी चीजों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, ये आप लोग का एक ग्लोब है, और यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको दिशा मालूम होनी चाहिए, ठीक है. तो ये आप लोग की जो दिशा है, ये आपको इस प्रकार से दिशाएं होती हैं, ठीक है. ऊपर जो होती है वो आपकी नॉर्थ होती है, यहाँ नीचे जो होती है आपकी साउथ, और इस प्रकार जो आपका यहाँ पे होता है वह ईस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है, ठीक. ये आप लोगों को दिशा मालूम होगी. अब ये जो आपका ग्लोब होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लोब होता है ना, ये पूरा पूरा 360 अंश का होता है, ठीक है. 360 डिग्री का ये आपका ग्लोब होता है. तो अगर आपका प्रश्न पूछे कि ग्लोब कितने अंश का होता है, तो 360 डिग्री का होता है. अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि चलो यहाँ पे जो आप लोग का, ठीक है, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जो आपकी ये रेखा है ना, इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, देशांतर रेखा बोलते हैं। ठीक, और यहाँ जो आपका है, ठीक है, देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, और ये आपका जो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक है, यानी इसको हम लोग वेस्ट से ईस्ट तक बोलते हैं, ये आपका क्या है, अक्षांशीय रेखाएं बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं भी बोलते हैं, आप अक्षांशीय रेखाएं भी बोलते हैं। तो ये आप दो चीजें क्लियर हुई कि आप लोग को, एक देशांतर रेखा और एक अक्षांश रेखा। समझिए आप लोग इतना तक, किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? अक्षांतर, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं ना? नो सर। चलिए, यहाँ पे देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं, ठीक है, जो आपका वेस्ट से लेकर ईस्ट तक होती हैं, उसके द्वारा हमें क्या मालूम होता है, इसके द्वारा हमें मौसम यानी कि जो हमारा वेदर है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा हमें जलवायु जो होता है हमारा, उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। ठीक, यानी कि जो हमारा वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक जो यहाँ पे अक्षांश रेखा होती हैं, उनके द्वारा हमें क्या मालूम होता है, मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में मालूम होता है। वही अगर हम बात करें जो हमारी देशांतर रेखाएं, यानी कि जो हमारा नॉर्थ से लेकर के साउथ तक है, ठीक है, इसके द्वारा हमें क्या मालूम होता है, तो इसके द्वारा हमें टाइम के बारे में मालूम होता है, टाइम, और उसके अलावा हमें डेट के बारे में मालूम होता है। तो दो चीजें क्लियर हो चुकी कि आपकी जो यहाँ पर अक्षांश रेखा है उसके द्वारा हमें मौसम और जलवायु के बारे में, और देशांतर रेखाओं के द्वारा हमें तिथि यानी कि जो हमारा डेट है और उसके अलावा टाइम के बारे में मालूम होता है। ठीक है, इतना सा क्लियर होगा सभी को? चलिए, यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग को मैं यहाँ समझा भी देना चाहता हूँ कि जो हमारा ग्लोब होता है वह क्या होता है। पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सदस्य है, ये सभी को पता है, जिस, ठीक है, और जिसका भौगोलिक अध्ययन, ठीक है, हम इसके एक नमूने से करते हैं। और वो नमूना क्या होता है, जिस समय भी ग्लोब, आपको ग्लोब दिखाई, आपका ग्लोब है, तो ये आप लोग का जो ग्लोब है ना, एक नमूना है, पृथ्वी का एक नमूना जिसको हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, और ये जो भी रेखाएं होती हैं, जो भी मैं आप लोग यहाँ पे आप लोग ग्लोब में रेखाएं देखते हैं ना, ये आप लोग की काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये हम लोग का मतलब सच में रेखाएं नहीं होती, बल्कि हम लोग काल्पनिक रेखाओं के द्वारा इसको जान करके समझ करके ही जो हमारी बिंदुओं होती हैं, चाहे वह 0 अंश की हो या फिर 60 अंश की हो या फिर किसी भी प्रकार की आपके ध्रुव हो, ठीक है, उन सभी को हम लोग काल्पनिक रेखाओं के द्वारा ही जानते हैं। क्लियर की बात है यहाँ पर? चलिए, अब यहाँ पे आगे हम लोग जानते हैं यहाँ पर। चलिए, किसी कोई प्रश्न है आगे? चलिए, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया यहाँ पर कि जो आप लोग की नॉर्थ से लेकर के, ठीक है, यानी कि जो आपका उत्तरी ध्रुव है, जो आप लोग का नॉर्थ ध्रुव भी कहा जाता है, ठीक है, उत्तरी ध्रुव, और आपका यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव, और पश्चिमी ध्रुव और पूर्वोत्तर ध्रुव। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज यहाँ पर कि जो आप लोग की अक्षांश रेखाएं होती हैं, उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है। ठीक है, कितनी होती है? 181 इनकी संख्या होती है। किसकी संख्या होती है? अक्षांश रेखाओं की। ठीक है, अब यहाँ देखिए अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है 181 होती है, लेकिन क्या होता है कि अक्षांश रेखाओं में, ठीक है, जो ध्रुव होते हैं, ये जो आपका ध्रुव है, इनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इनको हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो एक और दो, दो ध्रुव निकल गए, तो इस प्रकार से हम -2 करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 179, यानी कि हमारे अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होगी 179 होगी। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, जो आपके अक्षांश रेखाएं हैं, उनके बीच में, ठीक है, उनके बीच में, जैसे यहाँ पर एक मैं फिगर दिखा रहा हूं आप लोग को। चलिए, इसको मैं दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे यहाँ पर आप लोग की जो आपके अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इसमें क्या होता है कि एक अंश जो होता है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये आपका एक अंश इसके बीच की दूरी है, और एक अंश को हम लोग क्या मानते हैं? 111 किलोमीटर, यानी कि एक अंश को हम लोग 111 किमी के रूप में इसको हम लोग जानते हैं। यानी ये इसका हम लोग एक रूप मानते हैं कि 111 किलोमीटर नाम नहीं सकते, इसीलिए इसको प्रतीकात्मक रूप से एक अंश के रूप में बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, इसको 111 किलोमीटर तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को भारत की स्थिति को भी देखना है। ठीक है, कहाँ क्या देखना है? भारत की जो स्थिति है वह भी देखना है, क्योंकि भारत जो है हम लोग का मेन है, हम लोग का फोकस जो है आपका भारत ही है। तो भारत जो होता है ना, वह हमारा कहाँ पे? वह उत्तरी ध्रुव की तरफ है। ठीक है, कहाँ पे? आपका उत्तरी ध्रुव की तरफ है, यानी कि जिसको हम लोग का उत्तरी गुलाब भी बोल सकते हैं या फिर उत्तरी ध्रुव भी बोल सकते हैं। क्या तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए,
अब यहाँ पे देखिए, चलिए कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पर। No, sir. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए जो आपका एक कर्क रेखा होती है, ठीक है, ये इस प्रकार से कर्क रेखा होती है, ये 23.5 डिग्री होती है, ठीक है। 23.5 डिग्री आपका अक्षांश रेखा होती है, और भूमध्य रेखा जो होती है वो 0 अंश होती है, ठीक है। क्या होती है? भूमध्य रेखा जो होती है वो 0 अंश होती है। और भूमध्य रेखा को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। किसके नाम से? विषुवत वृत्त के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर बात है। और ये जो होता है आपका, वह हमेशा 0 अंश होता है, यानी क्योंकि यह आपका भूमध्य रेखा है तो यह हमेशा आपका 0 अंश ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको चीज बताना चाहेंगे कि जो आपका 23.5 डिग्री ये आपका अक्षांश रेखा है, इसको हम लोग कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है? कर्क रेखा, ठीक है। ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो है, इसे हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं। और यहाँ पे 23.5 डिग्री जो आपका है, ये इसको हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री आपका यहाँ पे अक्षांश रेखा होगा, ऊपर का और नीचे का, समझ गया। बीच के जो आपका मध्य रेखा है, ये आपका 0 अंश होता है हमेशा। और यहाँ पे आपको चीज बताना चाहेंगे कि सूर्य जो होता है, सूर्य जो होता है वो हमेशा ही पूर्व में होता है, यानी कि सूर्य जो हमारा होता है, सूर्य का जो कह सकते हैं, ये आपका कहाँ पे होता है? ये हमेशा ईस्ट में होता है। जो आपका सूर्य, जो हमारे सूर्य देवता है जिनको हम लोग बोलते हैं, ये हमेशा ईस्ट में होते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसके अनुसार सबसे बड़ा दिन जो होता है वह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो सबसे बड़ा दिन होता है वो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो होती है वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है आपका? तो 365 दिन में लगाती है। आपको पता है कि 365 दिन और कितने घंटे में? तो 6 घंटे में यह लगाती है अपना। क्लियर की बात है। तो 365 दिन 6 घंटे में लगाती है। और यही पे आपको बात करें तो जो कर्क रेखा है, ठीक है, ये आपका जो कर्क रेखा है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो कर्क रेखा आपका है, यह क्या करती है? ये कर्क रेखा के सामने सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधे तौर पर क्या पड़ती हैं? 21 जून को पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? 21 जून को। तो 21 जून को आप लोग को पता है कि एक दिवस मनाया जाता है, और वह दिवस कौन सा आपका है? तो योग दिवस है। सभी को पता है 21 जून को ही, यानी कि जो कर्क रेखा पर जो सूर्य की किरणें होती हैं, सूर्य हमारा यहाँ पे रहता है, और सूर्य की जो किरणें होती है वो 21 तारीख को सीधे तौर पर कर्क रेखा पड़ती है, और उसी दिन को हम लोग क्या मनाते हैं? का योग दिवस के रूप में मनाते हैं। और 21 जून को ही जो दिन होता है वह सबसे बड़ा दिन होता है। ध्यान रखिएगा, 21 जून को जो दिन होता है वह सबसे बड़ा होता है। और कितने घंटे का दिन होता है? तो वह होता है 13 घंटे 10 मिनट का, ठीक है। 13 घंटे 10 मिनट का आपका दिन होता है। और जो रात होती है उस दिन वो सबसे छोटी होती है, और कितने घंटे की होती है? तो रात होती है आपकी 10 घंटे 50 मिनट की, ठीक है। 10 घंटे 50 मिनट की आपकी रात होती है। और आपको बताना चाहेंगे कि जो आपका यहाँ पर 21 जून को जो मनाया जाता है योग दिवस, वह कब शुरू किया गया था? तो वह 2015 में शुरू किया गया था। क्योंकि ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी एक साथ जुड़ते चले जाएंगे, जो भी एक कड़ी दूसरे कड़ी के साथ हम लोग जोड़ेंगे, ताकि हम लोग का जो परीक्षा है उसमें अगर एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जोड़कर भी प्रश्न पूछे तो भी हम लोग उसके तैयार रहे और उस प्रश्न का आंसर हम लोग दे सके, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। अभी मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया, अब मैं आप लोगों को मकर रेखा के बारे में बताता हूँ। और आपको पता है कि जो सूर्य होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है? ईस्ट में होता है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं डायरेक्ट जब मकर रेखा पे कब पड़ती हैं आपकी? तो 21 जून को पड़ती हैं। और सूर्य की किरणें जो मकर रेखा पर हैं वह डायरेक्ट कब पड़ती हैं? तो वह 22 दिसंबर को पड़ती हैं, ठीक है। कब? 22 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे कौन से दिन पे पड़ती हैं? तो 21 आपका कितने पड़ती हैं? 21 जून को, ठीक है। 21 जून को आप लोग की पड़ती हैं। और मकर रेखा पर सूर्य की किरणें डायरेक्ट कब पड़ती हैं? तो 22 दिसंबर को पड़ती हैं। क्लियर बात है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो 22 दिसंबर को जो रात होता है वह सबसे बड़ा होता है, और जो दिन होता है वह सबसे छोटा होता है, ठीक है। जिस प्रकार से मैंने आपको दोनों चीज समझा दी कि 21 जून को जो होता है वह दिन सबसे बड़ा होता है, और 22 दिसंबर को जो रात होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्लियर की बात है सभी को। और 22 दिसंबर को जो रात होता है, ठीक है, जो आप लोग का रात होता है वह 13 घंटे 20 मिनट का होता है, ठीक है। 13 घंटे 20 मिनट का आपका रात होता है। वही अगर हम दिन की बात करें जो 22 दिसंबर का होता है तो वह 10 घंटे 40 मिनट का होता है, ठीक है। 10 घंटे 40 मिनट का आप लोग का यहाँ पर दिन होता है। क्लियर की बात है आप लोग को।
दोनों ही चीज मैंने बताया कि आपको 21 जून को दिन और रात और 22 दिसंबर को दिन और रात, क्योंकि इससे प्रश्न आप लोग का पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग जरूर यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया किसी को, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि कई बार आप लोग से एक प्रश्न पूछता है ग्रीनविच रेखा के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कशन करेंगे विस्तार पूर्वक, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप लोग की यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोग की यहाँ से रेखाएं आती हैं, ठीक है, यही आपकी जो रेखा होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया है, दो तीन चीजें मैंने आप लोगों की एकदम बिल्कुल कंफर्म कर दी है कि आप लोग का जो यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव होता है वो आपका यहाँ पे होता है, ये दक्षिणी ध्रुव को और उत्तरी ध्रुव को जो मिलाता है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव को और उत्तरी ध्रुव को जो मिलाता है या फिर जो उसको क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर ये आपका उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को ही मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, ये आपको पता है कि जो रेखाएं होती है वो काल्पनिक होती हैं, तो ये जो आपकी दोनों रेखाएं मिलाने वाली होती है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं। और ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ पे है, तो यह रेखा जो है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो ग्रीनविच यह जो है रेखा वो कहाँ से गुजरती है, तो वह आपकी लंदन से गुजरती है। ठीक है, और यह कितने देशांतर पर होती है, तो यह 0 देशांतर पर होती है। ठीक है, कितने पर, 0 अंश देशांतर पे ये होती है, समझिए आप लोग। और यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि ये जो भी रेखा कह सकते हैं कि काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इन्हीं को हम लोग, मैंने आपको बताया कि देशांतर रेखाएं और आप लोग अक्षांश रेखाएं दोनों क्लियर हो गई, यहाँ पर ग्रीनविच रेखाएं भी क्लियर हो गई। ठीक है, सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को। देशांतर रेखाएं समझिए आप लोग, अक्षांश रेखाएं समझिए आप लोग, ग्रीनविच रेखा, तीन समझ में आया कि नहीं यहाँ पर आप लोग? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा कि हमारा जो आप लोग का ग्लोब है कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको बांटते रहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको देखिए आपका जो गोलार्ध होता है वो कौन सा गोलार्ध आपका है, तो वह उत्तरी गोलार्ध है। ठीक है, क्या है आपका, उत्तरी गोलार्ध। और भारत में, भारत जो है वह कहाँ पे है, तो भारत यहाँ पर है, यानी इंडिया जो हमारा है ना, ये यहाँ पर है, समझिए। तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है, और लेकिन उत्तरी गोलार्ध में कहाँ पे, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ईस्ट में है, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारा भारत स्थित है। समझ गए आप लोग, इतनी चीजें क्लियर है सभी को, क्लियर है यहाँ पे सभी को? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया आप लोग को कि भारत जो है आप लोग का इस जगह से, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि भारत जो है इस प्रकार से यहाँ पे है। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भारत है, ठीक है, इसमें हमारे जो कह सकते हैं कि भारत का जो विस्तार होता है, ठीक है, किस प्रकार के कटिबंधीय में होता है, तो वह उष्ण और आपका शीतोष्ण दोनों में होता है। ठीक है, किसमें होता है, उष्ण और शीतोष्ण दोनों क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो होता है और आपका उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होता है ना, उसका 23.5 डिग्री होता है उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही अक्षांश के मध्य में पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों मध्य में पाया जाता है, इसीलिए भारत का जो विस्तार है वह उष्ण और आप लोग का, या फिर उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उपोष्ण के नाम से जानते हैं। ठीक है, उष्ण या उपोष्ण, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि उष्ण और कटिबंध सॉरी उष्ण और दक्षिण कटिबंधीय क्षेत्र इसका पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, तो दो चीजें आप ध्यान रखिएगा कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में आप लोग पता है कि भारत है, तो इसका अक्षांश का जो प्रभाव होता है सबसे ज्यादा कहां पे पाया जाता है, तो वह दक्षिण से उत्तर की ओर पाया जाता है। ठीक है, कहां पाया जाता है आपका, दक्षिण से लेकर के उत्तर की ओर पाया जाता है, यानी इस प्रकार से इसमें पाया जाता है सबसे ज्यादा प्रभाव। ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रश्न कोई भी प्रश्न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न यहाँ पर? एम आई ऑडिबल, जी?
Yes, sir. ओके। तो फिर देखिए यहाँ पे हम लोग का जो सेशन है, हम लोग आज यहीं पे अपने सेशन को समाप्त करेंगे। हम लोग ज्यादा यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग की जो क्लासेस होंगी वो आप लोग की 1 तारीख से सही तरीके से शुरू होंगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग मैंने पहले ही बताया था, तो 1 जून से आप लोग की जो क्लासेस होंगी प्रॉपर होंगी। अभी हम लोग केवल और केवल डेमो क्लासेस ले रहे हैं या फिर इस तरह से नॉर्मली क्लास ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी तक जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि 30-31 तक हम लोग फीस जमा करेंगे, उसके बाद फिर ऐड होंगे। तो अभी हम लोग प्रॉपर क्लास इसलिए नहीं चला पा रहे हैं कि टीचर्स के भी यहाँ पे अपने गांव पे गए हुए हैं, उनको बीएचयू आने में, अपने कॉलेज आने में टाइम लगेगा, और बच्चे भी ऐड हो रहे हैं। तो आप लोग की जो क्लासेस होंगे वो 1 जून से कंटिन्यू चलेंगी, ठीक है। 6 दिन आप लोग की क्लासेस चलेंगी, और 7वें दिन है कि संडे को जो आप लोग का होगा, जितना भी आप लोग को पढ़ाया गया होगा, उन सभी का आप लोग को टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट मीडिया पर। समझिए आप लोग, तो इस प्रकार से आप लोग का प्रोसेस होगा। और जो टाइम टेबल होगा 31 तारीख को आप लोग को बता दिया जाएगा कि कौन से टाइम टेबल आप लोग की क्लासेस चलाई जाएंगी, ठीक है। क्लियर सभी को? तो फिर अपने सेशन को यहीं पे एंड किया जाए। Yes, sir. ओके। Okay, sir. ओके एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir.